वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 12 का जो इतिहास का मॉडल पेपर 2 है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, साथ ही इसके सभी सवालों को हल करने का प्रयास करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बच्चों जो पहला सवाल है जिसके अंदर हमें पूछा गया है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, यानी कनिंघम इसके पहले डायरेक्टर थे। अजातशत्रु तथा अशोक जैसे शासकों के नाम किन अभिलेखों से प्राप्त हुए हैं? तो वो हमें प्राकृत अभिलेखों से प्राप्त हुए हैं। तीसरा क्वेश्चन है, दिल मून के नाम से प्रसिद्ध क्षेत्र है, तो वो हमारा बहरीन है। अगला है, किन शासकों को उनके मातृ नाम से चिन्हित किया जाता था? तो वो थे हमारे सातवाहन थे, उनको मातृ नाम से भी चिन्हित किया जाता था। सांची का स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी भोपाल के अंदर स्थित है। प्रसिद्ध यात्री जो बेप्टिस्ट टेवनियर कहाँ का निवासी था? यानी क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फ्रांस का था। कर्नाटक के वीर शैव मत के प्रवर्तक कौन थे? यानी क्वेश्चन नंबर 7 है, इसके अंदर में बताना है कि कर्नाटक के वीर शैव मत के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बासवना थे। अगला है, शेख फरीदुद्दीन गंज ए शक्कर की दरगाह निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो वो अजोधन के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कोलिन मैकेंजी द्वारा विजयनगर की स्थापना कब की गई थी? तो वो 1800 ईस्वी के अंदर की गई थी। यवन राज्य की स्थापना करने वाला, विरुद्ध धारण करने वाला राजा कौन था? तो वो हो जाएगा हमारा कृष्णदेव राय हो जाएगा। अगला है, अफ्रीका एवं स्पेन से कौन सी फसल भारत आती थी? यानी कौन सी फसल का आयात भारत में किया जाता था? तो इसका आंसर होगा मक्का। अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो पंजाब में शाह नहर की मरम्मत किसके शासनकाल में करवाई गई थी? तो ये शाहजहां के कार्यकाल में करवाई गई थी। इस मरारी बंदोबस्त सबसे पहले लागू किया गया था? तो वो बंगाल में लागू किया गया था। अमला किन लोगों को कहा जाता था? तो वो जमींदार द्वारा नियुक्त अधिकारी जो राजस्व इकट्ठा करता था उसको अमला के नाम से जाना जाता था। सहायक संधि व्यवस्था किसने लागू की थी? तो लॉर्ड वेलेंजली के द्वारा लागू की गई थी। एलोरा महाराष्ट्र में एक पूरी चट्टानों को काटकर बनाया गया है, तो ये हो जाएगा कैलाशनाथ का मंदिर। महात्मा गांधी को किसने 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह दी थी? तो इसका आंसर जो होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का वो होगा हमारा कृष्ण, यानी गोपाल कृष्ण गोखले। अंतिम सवाल है, वैसे का अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो अप्रैल 1919 के अंदर यह कांड हुआ था। अगला क्वेश्चन है बच्चों जिसके अंदर हमें एबेसैदे के 6 प्रश्न यानी खालिस्तान के 6 प्रश्न पूछे गए हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होने वाला है। पहला है, ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी ने ब्राही और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला, तो वो हो जाएगा हमारा जेम्स प्रिंसेप। आंसर क्या होगा बच्चों इसका? जेम्स प्रिंसेप होगा। अगला है, कुंती ओ निषादी नामक लघु कथा की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो मां श्वेता देवी के द्वारा। महाश्वेता देवी ने इसकी रचना की थी। अगला है, भोपाल की नवाब शाहजहां बेगम की कात कथा है, तो ताज उल इकबाल। क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे? ताज उल इकबाल इनकी कथा हो जाएगी। अगला सवाल है, सुल्तान महमूद ने ख्वारिज्म पर आक्रमण कब किया था? तो उन्होंने 1017 ईस्वी के अंदर आक्रमण किया था। अगला है, 1526 ईस्वी में को पानीपत के युद्ध में हराकर बाबर पहला मुगल बादशाह बना, तो वो हो जाएगा हमारा, कौन बना था? इब्राहिम लोदी। क्या नाम होगा बच्चों उसका? इब्राहिम लोदी। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें जिसके अंदर हमें अब अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है, सभी 1-1 नंबर के होने वाले हैं, सभी का आंसर हमें करना है। चलो एक एक करके देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा पूर्व की बस्तियां की क्या विशेषताएं थी? हमें 2 विशेषता बतानी है। तो एक तो जो बस्तियां थी छोटी होती थी, दूसरा इनकी जो
इनकी अपनी विशिष्ट मात्र भांड शैली थी। क्या थी? मिश्रित भांड शैली। यानी पहला तो आंसर हो जाएगा, बस्तियां छोटी थी। दूसरा है विशिष्ट मृद भांड शैली की थी। अगला सवाल है 1919 ईस्वी में महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने हेतु किस विद्वान के नेतृत्व में परियोजना की शुरुआत की गई थी? तो इसका आंसर होगा V.S. सुखथाकर ने के नेतृत्व में इसकी शुरुआत की गई थी, जो एक संस्कृत के विद्वान थे। अगला है महाभारत की विषय वस्तु को किन दो मुख्य शीर्षकों में रखा गया है? तो पहला हो गया आख्यान हो जाएगा, दूसरा उपदेशात्मक हो जाएगा। अल बिरूनी ने अपनी लेखन में किस भाषा का प्रयोग किया है? तो उन्होंने अपनी अरबी भाषा का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है इब्न बतूता का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये तेंजियर में हुआ था। कहाँ हुआ था बच्चों? तेंजियर में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसके अंदर हमें बोला गया है कि शंकर देव के उपदेश किस नाम से संबोधित किए जाते थे? तो वो हो जाएगा भगवती धर्म। क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर? भगवती धर्म के नाम से संबोधित किया जाता था। नैनार संतों के प्रभाव से दक्षिण भारत में किसकी प्रतिमाओं का निर्माण हुआ और किस धातु में हुआ था? तो वो कांसे में ढाली हुई शिव की प्रतिमा थी। अगला है आईना ए दयशाला किसने जारी किया था? तो ये अकबर के द्वारा जारी किया गया था, अकबर ने जारी किया था। अगला है फ्रांसिस बुकानन किस गवर्नर जनरल का शल्य चिकित्सक भी रहा है? तो फ्रांसीसी बुकानन भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली। क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? लॉर्ड वेलेजली का क्या था? वो शल्य चिकित्सक था। लॉर्ड वेलेजली का शल्य चिकित्सक था। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, गांधी जी ने आंदोलन को क्यों स्थापित किया? यानी यहाँ पर क्यों स्थगित किया था? स्थापित नहीं, स्थगित किया था। तो चोरी चोरा की हिंसात्मक घटना के कारण, यानी चोरी चोरा जो कांड हुआ था उसके कारण उन्होंने, एक घटना हो गई थी जिसके कारण उन्होंने इसको बंद कर दिया। संविधान सभा में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर केंद्र व राज्यों में से किसकी शक्तिशाली बनाना चाहते थे? यानी वह राज्य और केंद्र दोनों में से किसको शक्तिशाली बनाना चाहते थे? तो संविधान सभा में डॉक्टर अम्बेडकर केंद्र व राज्यों में से केंद्र को शक्तिशाली बनाना चाहते थे। क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर? केंद्र को शक्तिशाली बनाना चाहते थे। जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके आंसर आप यहाँ पर उत्तर 3 के अंदर देख सकते हैं। अगर हम बात करें जो क्वेश्चन नंबर 4 है, जो हमारा खंड ब है, चलो एक एक करके सभी सवालों को देख लेते हैं और सभी के आंसर को हल करने का प्रयास करते हैं। पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, मगध के सबसे शक्तिशाली महाजनपद होने का कारण बताइए। यानी हमें बताना है कि मगध के जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद होने का कारण क्या था? तो मगध के सबसे शक्तिशाली महाजनपद होने का प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। मगध का प्रदेश बहुत उपजाऊ था, यानी वहाँ की जो मिट्टी थी बहुत उपजाऊ थी। मगध में लोहे की खदानें भी सरलता से उपलब्ध थी। लोहे से उपकरण और हथियार बनाना बहुत ही सरल था, यानी वहाँ पर जो लोहा था उसकी बहुत सारी खदानें थी, जिसके कारण वो लोहे के कोई भी उपकरण आसानी से बना सकते थे, साथ में उसके हथियार। मगध के जंगली क्षेत्रों में हाथी उपलब्ध थे, जो सेना का एक महत्वपूर्ण अंग थे, यानी हाथी भी बहुत ही आसानी से मिल जाते थे क्योंकि वहां पर जो क्षेत्र था वो जंगली क्षेत्र था। गंगा और इसकी उपनदियों से आवागमन सस्ता एवं सुलभ होता था। अगला जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको भी देख लेते हैं। अभिलेखों से जानकारियां प्राप्त करने में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है? किन्हीं दो का उल्लेख कीजिए। तो कभी कभी इसकी तकनीकी सीमा होती है, अक्षरों को हल्के ढंग से उत्कीर्ण किया जाता है जिन्हें पढ़ पाना मुश्किल होता है। अभिलेखों के शब्दों के वास्तविक अर्थ के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान हो पाना भी हमेशा आसान नहीं होता है, क्योंकि कुछ अर्थ किसी विशेष स्थान या समय से संबंधित भी होते थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, समाज में फैली सामाजिक विषमताओं के संदर्भ में बोधों द्वारा प्रस्तुत की गई अवधारणा का वर्णन कीजिए। तो सुत पिटक नामक बौद्ध ग्रंथ में एक मिथक यह है कि प्रारंभ में सभी जीव शांतिपूर्वक रहते थे और प्रकृति से उतना ही ग्रहण करते थे जितनी एक समय के भोजन की आवश्यकता होती थी, परंतु कालांतर में यह व्यवस्था क्रमशः पतनशील हुई और लोग अधिकाधिक लालची, प्रतिहिंसक और कपटी होते गए। अगला है इब्न बतूता ने नारियल का वर्णन किस प्रकार किया है? तो इब्न बतूता के अनुसार नारियल के वृक्ष
स्वरूप में सबसे अनोखे और प्रकृति में सबसे आश्चर्यचकित वृक्षों में से है। यह बिल्कुल खजूर के वृक्ष जैसे दिखाई देते हैं। नारियल मानव सिर में मेल खाता है क्योंकि इसमें भी दो आंखें तथा एक मुख है और अंदर का भाग हरा होने का मस्तिष्क जैसा दिखता है, जिसे जुड़ा रेशा बालों जैसा दिखाई देता है। वे इससे रस्सी बनाते हैं। विजयनगर साम्राज्य की किलेबंदी का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो विजयनगर की एक विशाल किलेबंदी थी। इसमें न केवल शहर को बल्कि कृषि में प्रयुक्त आसपास के क्षेत्र तथा जंगलों को भी घेरा गया था। इसे किलेबंदी का 3 घेरा बनाया गया था। पहली किलेबंदी से जुते हुए खेतों, दूसरे से किलेबंदी से नगरीय केंद्र के आंतरिक भाग को, जबकि तीसरे किलेबंदी से शासकीय केंद्र को भी घेरा गया था। आप कैसे कह सकते हैं कि विजयनगर के प्रधानमंत्री राम राय द्वारा सुल्तानों के प्रति अपनाई गई नीति जोखिमपूर्ण थी? तो इसका आंसर होगा यह राम राय की जोखिम भरी नीति थी, जिसके अनुसार उसने दक्कन सुल्तानों के एक सुल्तान को दूसरे के विरुद्ध करने की कोशिश की, किंतु वे सुल्तान एक हो गए और उन्होंने उसे निर्णायक रूप से पराजित कर दिया। अगला है खुद कासत तथा पाही कासत क्या है, अंतर स्पष्ट कीजिए। तो हमें यहाँ पर खुद कासत और पाही कासत के अंदर जो भी अंतर है वो हमें बताना है। तो खुद कासत वे किसान थे जिनके पास अपनी जमीन होती थी, वे अपने गांव में ही रहकर खेती करते थे, जबकि पाही कासत वे किसान थे जो दूसरे गांव में ठेके पर खेती करने आते थे। किसान अकाल व भूखमरी जैसी आर्थिक परेशानी के कारण पाही कास्त बन जाते थे। अगला है उपनिवेश काल में कुदाल व हल से क्या तात्पर्य है? तो कुदाल और हल राजमहल की पहाड़ियों के मूल निवासी पहाड़िया लोग खेती के लिए कुदाल का प्रयोग करते थे, इसलिए कुदाल को पहाड़िया जीवन का प्रतीक माना जाता है। आगे चलकर राजमहल की पहाड़ियों में संतालों का आगमन हुआ, जिन्होंने हल जोतकर स्थायी खेती करना प्रारंभ किया, अतः हल को संतालों की शक्ति का प्रतीक भी माना गया। 1857 के विद्रोह के समय भारतीय सैनिकों में असंतोष के क्या कारण थे? किन्हीं दो का हमें उल्लेख करना है। तो पहला कारण था 1857 की क्रांति का। सैनिकों को कम वेतन मिलता था तथा समय पर छुट्टियां भी नहीं मिलती थी। 1856 ईस्वी में सैनिकों को अंग्रेज सरकार द्वारा एनफील्ड राइफल्स दी गई। ऐसे अफवाह थी कि इसके कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी खोल लगे हैं, उसे मुंह से खींचना होता है। इससे हिंदू व मुस्लिम दोनों धर्म के सैनिकों को धर्मभ्रष्ट होने का भय था। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले त्रिगुट का वर्णन कीजिए। तो पहला है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हुए स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कई महत्वपूर्ण रिपोर्टों के प्रारूप लिखने में विशेष सहायता की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और संविधान सभा में चर्चा को रचनात्मक बनाए रखा। ये क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर था। क्वेश्चन नंबर अगर हम 14 की बात करें तो हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं? साथ ही अथवा में प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता की बाढ़ प्रणाली के बारे में आप क्या जानते हैं? दोनों में से हमें किसी एक का उत्तर ही देना है। चलो पहला देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता की लिपि हड़प्पाई मोहरों पर एक पंक्ति में कुछ लिखा है जो संभवतः मालिक के नाम पदवी को दर्शाते हैं। अधिकांश अभिलेख संक्षिप्त, सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, इसलिए इसे रहस्यमय लिपि भी कहा जाता है। यह लिपि निश्चित रूप से वर्णमालीय नहीं थी क्योंकि इसमें चिन्हों की संख्या कहीं अधिक है। इसमें लगभग 375 से 400 के बीच चिन्ह है। यह लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। अथवा का प्रश्न था हड़प्पा सभ्यता की बाढ़ प्रणाली क्या थी? इसके बारे में हमें संक्षिप्त में वर्णन करना है। तो पहला है विनिमय बाटों की एक सूक्ष्म या परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित थे। ये बाट प्राय चार्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। सामान्यतः ये किसी भी प्रकार के निशान से रहित और घनाकार होते थे। इन बाटों के निचले मानदंड दियाधारी इत्यादि थे, जबकि ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली के अनुसार थे। छोटे बाटों का प्रयोग संभवतः आभूषणों तथा मनकों को तोलने के लिए किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 15 है कबीरदास आज भी उन लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं जो सत्य की खोज में रूढ़िवादी धार्मिक सामाजिक संस्थाओं विचारों व्यवहारों को प्रश्नवाचक दृष्टि से देखते हैं तथा विश्लेषण कीजिए। अथवा का प्रश्न है तज़किरा क्या है? संक्षिप्त में इसका वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर होगा भारत मध्यकालीन युग से आधुनिक युग में आ चुका है, लेकिन धर्म जाति
पंथ के भेदभाव की जंजीरों में अभी भी जकड़ा हुआ है। धर्म एवं जाति के नाम पर अभी भी कुछ लोग अलगाव की बातें करते हैं और अपनी कुटिल नीति में सफल भी होते हैं। ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति भेदभावपूर्ण संकीर्णताओं का विरोध करता है और वास्तविक तथ्यों को उजागर करता है तो अनायास ही जनमानस की कवि कबीर और उनके सीख समरण को जाता है, क्योंकि कबीर ने हमेशा समाज के विघटनकारी तत्वों का तेज प्रहार किया है। कबीरदास सत्य की खोज करने वालों के लिए आज भी प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। अथवा का प्रश्न था तज़किरा का अर्थ है सूफी संतों की जीवनियों का स्मरण। तज़किरा एक प्रकार के सूफी ग्रंथ है जो सूफी परंपराओं के स्वरूप को समझाने में सहायक होते हैं। भारत में लिखा गया पहला सूफी तज़किरा मीर खुर्द किरमानी का शियार उल औलिया है। सबसे प्रसिद्ध तज़किरा अब्दुल हक मुहादिस देहलवी का अखबार उल अखैर है। तज़किरा के लेखकों का मुख्य उद्देश्य अपनी सिलसिले की प्रधानता स्थापित करना है और साथ ही अपनी आध्यात्मिक वंशावली का बखान करना था। तज़किरे के वर्णन अद्भुत और अविश्वसनीय हैं, परंतु फिर भी यह वर्णन इतिहास के अध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 16 है, जिसके अंदर हमें बोला गया है अंग्रेज अवध पर अधिकार क्यों करना चाहते थे, समझाइए। अथवा का क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के दौरान विद्रोहियों में आपसी संचार के क्या माध्यम थे। तो अंग्रेजों की मान्यता थी कि अवध की भूमि नील और कपास की खेती के लिए बहुत लाभदायक थी और इस प्रदेश को उत्तरी भारत के एक बड़े बाजार के रूप में विकसित किया जा सकता था। अंग्रेज मराठा भूमि, दोआब, कर्नाटक, पंजाब, बंगाल आदि का अपना आधिपत्य स्थापित कर चुके थे। अवध पर अधिकार करके अंग्रेज क्षेत्रीय विस्तार की आकांक्षा पूरी करना चाहते थे। अथवा का प्रश्न था 1857 की क्रांति के दौरान विभिन्न छावनियों के सैनिक या उनके संदेशवाहक विद्रोह का संदेश देने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। 41वीं नेटिव इन्फेंट्री ने अंग्रेजों पर आक्रमण करने के लिए अवध मिलिट्री पुलिस की सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया। सामूहिक रूप से निर्णय लेने के लिए देसी अफसरों की पंचायतें आयोजित की जा रही थी। सैनिक एक साथ बैठकर अपने भविष्य के बारे में निर्णय लेते थे। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, तो भारतीय संविधान में विषयों की 3 सूचियां अनुच्छेद 356 का उल्लेख कीजिए। अथवा का प्रश्न है संविधान सभा में पृथक निर्वाचिका की मांग का विरोध करने वाले किन्हीं 3 नेताओं के बारे में लिखिए। तो जो पहला सवाल है उसका आंसर है संविधान के मसविदे में समस्त विषयों की 3 सूचियां बनाई गई है, केंद्रीय या संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्रीय सूची में दिए गए विषय केवल केंद्र सरकार के अधीन रखे जाते हैं। राज्य सूची के विषय केवल राज्य सरकारों के अंतर्गत रखे जाते हैं। समवर्ती सूची में दिए गए केंद्र राज्य दोनों की साझा जिम्मेदारी है। अनुच्छेद 356 में गवर्नर को सिफारिश पर केंद्र सरकार को राज्य सरकार के समस्त अधिकार अपने हाथ में लेने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 356 में गवर्नर की सिफारिश पर केंद्र सरकार को राज्य सरकार के सारे अधिकार अपने हाथ में लेने का अधिकार दिया गया है। अथवा का प्रश्न है पृथक निर्वाचिका का विरोध करने वाले नेता। पहला है पंडित गोविंद वल्लभ पंत के विचार। तो पहले जो नेता थे वो गोविंद वल्लभ पंत थे। यह प्रस्ताव न केवल राष्ट्र के लिए बल्कि अल्पसंख्यकों के लिए भी खतरनाक है। उनका मानना है कि पृथक निर्वाचिका अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती साबित होगी, जो उन्हें कमजोर बना देगी और शासन में उन्हें प्रभावी हिस्सेदारी नहीं मिल पाएगी। बेगम एजाज रसूल के विचार। बेगम एजाज रसूल को लगता है कि पृथक निर्वाचिका आत्मघाती साबित होगी क्योंकि इससे अल्पसंख्यक बहुसंख्यकों से कट जाएंगे। महात्मा गांधी द्वारा विरोध। महात्मा गांधी जी ने अपने यह कहते हुए अपना विरोध प्रकट किया कि पृथक निर्वाचिका की मांग करने से ये समुदायों से हमेशा के लिए कट जाएंगे। अगला जो प्रश्न है खंड द का, जिसके अंदर हमें निबंधात्मक प्रश्न हल करने हैं। पहला प्रश्न है बौद्ध ग्रंथ किस प्रकार तैयार और संरक्षित किए गए थे। अगला क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर, जिसको हम एक बार पढ़ लेते हैं कि बौद्ध धर्म, यहाँ पर जो दूसरा है अथवा का प्रश्न है नीतिवादियों एवं भौतिकवादियों के विचारों की विवेचना कीजिए। तो पहला हो जाएगा बौद्ध ग्रंथों को तैयार एवं संरक्षित करना। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध अन्य शिक्षकों की भांति चर्चा और वार्तालाप करते हुए मौखिक शिक्षा देते थे। स्त्री, पुरुष और बच्चों इन प्रवचनों को सुनते थे और इन पर चर्चा करते थे। बुद्ध की शिक्षाओं को उनके जीवन काल में लिखा नहीं गया। उनकी मृत्यु के बाद
5वीं 4वीं सदी ईस्वी पूर्व में उनके शिष्यों ने वरिष्ठ श्रमणों की एक सभा वैशाली में आयोजित की। वहां पर ही उनकी शिक्षाओं का संकलन किया गया। इन संग्रहों को त्रिपिटक कहा जाता था। अगला जो इसका आंसर होगा एक एक करके देख लेते हैं। त्रिपिटक यानी त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ है भिन्न प्रकार के ग्रंथों को रखने के लिए 3 टोकरियां। त्रिपिटक 3 है। पहला था विनय पिटक, इसमें संघ या बौद्ध मठों में रहते हुए बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए आचरण संबंधी नियमों का संग्रहण। सूत पिटक, इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रहण है। अभिधम्म पिटक, इसमें बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का विवेचन है। प्रत्येक पिटक के अंदर कई ग्रंथ होते हैं। बाद में युगों में बौद्ध विद्वानों ने इन ग्रंथों का टीकाएं लिखी। दीपवंश है महावंश, जब बौद्ध धर्म का श्रीलंका जैसे नए क्षेत्रों में प्रसार हुआ तब दीपवंश दीप का इतिहास तथा महावंश महान इतिहास जैसे क्षेत्र विशेष के बौद्ध इतिहास को लिखा गया। इसमें से कई रचनाओं में बुद्ध की जीवनी लिखी गई है। अधिकांश पुराने ग्रंथ पाली में है। कालांतर में संस्कृत में भी ग्रंथों की रचना की गई है। तीसरा है बौद्ध ग्रंथों का संरक्षण। जब बौद्ध धर्म पर पूर्वी एशिया में प्रसार हुआ तब फासियन एवं स्वेन त्सांग जैसे तीर्थयात्री बौद्ध ग्रंथों की खोज में चीन से भारत आए। वे अनेक बौद्ध ग्रंथ अपने देश ले गए जहां विद्वानों ने इनका अनुवाद किया। भारत के बौद्ध शिक्षक भी दूर दराज के देशों में गए। बुद्ध की शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए वे अनेक ग्रंथ भी अपने साथ ले गए। कई शताब्दियों तक ये पांडुलिपियां एशिया के भिन्न भिन्न देशों में स्थित बौद्ध विहारों में संरक्षित थी। पाली, संस्कृत, चीनी और तिब्बती भाषाओं में लिखे इन ग्रंथों से आधुनिक अनुवाद तैयार किए गए हैं। अथवा का प्रश्न है नीतिवादियों के विचार, यानी हमें बताना है कि नीतिवादियों के क्या क्या विचार थे। तो पहला हो जाएगा सब कुछ पूर्ण निर्धारित है। नीतिवादियों के अनुसार सब कुछ पूर्व निर्धारित है। सुख और दुख पूर्व निर्धारित मात्रा में माप कर दिए गए हैं। इन्हें संसार में बदला नहीं जा सकता, उन्हें बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता। जैसे धागे का गोला फेंक कर देने पर लुढ़कते लुढ़कते अपनी पूरी लंबाई तक खुलता जाता है, उसी प्रकार मूर्ख और विद्वान दोनों ही पूर्ण निर्धारित मार्ग से होते हुए दुखों का निदान करेंगे। कर्म मुक्ति की निरर्थक आशा करना। नीतिवादियों का कहना है कि बुद्धिमान लोग यह विश्वास करते हैं कि वे अपने सद्गुणों एवं तपस्या के बल पर कर्म मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। इसी प्रकार मूर्ख लोग उन्हीं कार्यों को संपन्न करने सने सने कर्म मुक्ति प्राप्त करने की आशा करते हैं, परंतु उनका यह सोचना गलत है तथा दोनों में से कोई भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए लोगों के भाव में जो कुछ लिखा है उन्हें भोगना ही पड़ेगा। भौतिकवादियों के विचार। अजीत केस कंबलिन नामक व्यक्ति भौतिकवादियों के प्रमुख दार्शनिक थे। भौतिकवादियों के प्रमुख विचार निम्नलिखित है। संसार में दान, यज्ञ तथा चढ़ावा जैसी कोई वस्तु नहीं होती। इस दुनिया या दूसरी दुनिया जैसी किसी वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं होता। मनुष्य 4 तत्वों से बना है। जब उसकी मृत्यु होती है तब मिट्टी वाला अंश पृथ्वी में, जल वाला अंश जल में, गर्मी वाला अंश आग में तथा सांस का अंश वायु में वापस मिल जाता है और उसकी इंद्रियां अंतरिक्ष का भाग बन जाती है। दान देने की बात मूर्खों का सिद्धांत है। यह सिद्धांत असत्य है। कुछ मूर्ख एवं विद्वान दोनों ही कट कर नष्ट हो जाते हैं। मृत्यु के बाद कोई नहीं बचता। जो क्वेश्चन नंबर 19 है जिसके अंदर हमें बोला है निजी पत्रों एवं आत्मकथाओं में से किसी व्यक्ति के बारे में क्या पता चलता है। ये स्रोत सरकारी ब्यूरो से किस प्रकार भिन्न है। अथवा का सवाल है। आप कैसे कह सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में एक जन आंदोलन था। तो निजी पत्रों एवं आत्मकथाओं से किसी व्यक्ति के बारे में निम्नलिखित जानकारियां प्राप्त होती है। संपूर्ण जीवन वृत्त। आत्मकथाओं या पत्रों से संबंधित व्यक्तियों के संपूर्ण जीवन काल, जन्म स्थान, उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, शिक्षा, व्यवसाय, रुचियां, कठिनाइयां तथा जीवन में आए उतार चढ़ाव का पता चल जाता है। आत्मकथा में जीवन से जुड़ी घटनाएं भी शामिल है। कांग्रेस के आदर्श और प्राथमिकताएं। निजी पत्र जो राष्ट्रीय आंदोलन के इस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा नेहरू जी को लिखे गए या नेहरू जी ने गांधी जी को लिखे अथवा गांधी जी ने नेहरू या अन्य नेताओं को समय समय पर लिखे। ये कांग्रेस के आदर्श कैसे विकसित हुए, कांग्रेस के कार्यकाल तथा प्राथमिकताएं क्या थी। इनका लगता है कि समय समय पर उठने वाले आंदोलन में गांधी जी भी क्या भूमिका रही। हमें यह उस समय लिखे गए पत्रों से पता चलता है कि इन पत्रों से हमें कांग्रेस की आंतरिक कार्यप्रणाली तथा राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में अलग अलग नेताओं के दृष्टिकोण का पता लग जाता है।
अगला है विभिन्न नेताओं की चारित्रिक विशेषताएं तथा त्रुटियों की जानकारी। निजी पत्रों के माध्यम से विभिन्न राष्ट्रीय नेताओं की चारित्रिक विशेषताओं अथवा त्रुटियों के बारे में जानकारी मिलती है। सरकारी ब्यौरा और निजी ब्यौरे में अंतर। सरकारी ब्यौरे से निजी पत्र और आत्मकथाएं बिल्कुल अलग है। सरकारी ब्यौरे प्राय गुप्त रूप से लिखे जाते हैं। ये लिखने वाले सरकार और लिखने वाले विवरणदाता या लेखकों के पूर्वाग्रहों, नीतियों, दृष्टिकोणों आदि से प्रभावित होते हैं। दूसरी ओर प्राय निजी पत्र दो व्यक्तियों के बीच में आपसी संबंध, विचारों के आदान प्रदान और निजी स्तर से जुड़ी सूचनाएं देने के लिए होते हैं। किसी भी व्यक्ति की आत्मकथा उसकी ईमानदारी, निष्पक्षता तथा सच्चे विवरण का उसका मूल्य निर्धारित करती है। इस तरह सरकारी ब्यूरो से आत्मकथा तथा निजी पत्र बिल्कुल भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में अपनी बुराइयों को भी दर्शाया है और अच्छाइयों को भी। अथवा का प्रश्न था, भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में एक जन आंदोलन था, तो निम्न कारण थे उसके। क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। अगस्त 1942 में मुंबई में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में गांधी जी का भारत छोड़ो प्रस्ताव पास कर लिया गया। सरकार ने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा के बाद अगस्त 1942 में गांधी जी, नेहरू जी आदि अनेक प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बावजूद देश भर के युवाओं द्वारा संपूर्ण भारत में हड़तालें व सरकार विरोधी प्रदर्शन हुए। कांग्रेस में जयप्रकाश नारायण और समाजवादी सदस्य भूमिगत प्रतिरोध गतिविधियों में सबसे ज्यादा सक्रिय थे। पश्चिम में सतारा तथा पूर्व में मेदिनीपुर जैसे कई जिलों में स्वतंत्र सरकार प्रति सरकार की स्थापना की गई। उन्होंने जन आंदोलन का आयोजन किया तथा रचनात्मक कार्य किए। अगला है अंग्रेजों के आंदोलन के प्रति सख्त रवैया अपनाया, फिर भी इस विद्रोह को दबाने में सरकार को साल भर से अधिक का समय लगा। इस आंदोलन से भारत में राजनीतिक जागृति उत्पन्न हुई। भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में एक अन्य जन आंदोलन था जिसमें लाखों आम हिंदुस्तानी शामिल थे। इसके फलस्वरूप भारत में राजनीतिक जागृति में वृद्धि हुई। अब ब्रिटिश सरकार को पता चला कि अब वह भारत में अधिक दिनों तक शासन नहीं कर पाएगी। इस आंदोलन के युवाओं को बड़ी संख्या में अपनी ओर आकर्षित किया। उन्होंने अपने कॉलेज छोड़कर जेल का रास्ता अपनाया। सन जून 1944 में गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया। अब जो हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें भारत का मानचित्र है, जिसके अंदर हमें जो स्थान दिए गए हैं उनको हमें फिल करना है। चलो हम एक एक करके सभी सवालों को देख लेते हैं। पहले में बोला है कि बाबरू, अजमेर, मद्रास, सोलापुर और बड़ौच ये कौन कौन सी जगह हमें कहाँ पे फिल करनी है ये बताना है। दूसरा है झांसी, रंगपुर, बेराट, अमृतसर और आगरा ये भारत के मानचित्र में कहाँ पर स्थित है ये हमें बताना है। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें अजमेर और बाबरू ये दोनों किसके अंदर, हमारा राजस्थान राज्य है उसके अंदर स्थित है दोनों। अगला है हमारा जो गुजरात है उसके अंदर बड़ौच हो जाएगा गुजरात के अंदर। सोलापुर हमारा जो होगा यहाँ पर महाराष्ट्र राज्य है उसके अंदर स्थित है। जबकि जो हमारा मद्रास है वो हमारा जो तमिलनाडु है उसके अंदर स्थित है। अगला जो दूसरा था मानचित्र जिसके अंदर भी हमें अथवा का प्रश्न दिया था उसको भी देख लेते हैं कौन सी जगह कहाँ भरनी है। अगर हम बात करें देखो आगरा और झांसी ये दोनों किसके अंदर है, यूपी यानी हमारा उत्तर प्रदेश है उसके अंदर स्थित है। अमृतसर हमारा जो पंजाब राज्य है उसके अंदर स्थित है। मेरठ हमारा जो राजस्थान है